चलो, तो मेंडल ने पी प्लांट्स को ऑब्जर्व किया गार्डन में। ये देखा कि कुछ पी प्लांट्स जो है वो लॉन्ग हाइटेड है। ठीक है, ये लॉन्ग हाइट के पी प्लांट है। और कुछ पी प्लांट जो है वो कुछ पी प्लांट जो है वो शॉर्ट हाइटेड है। ठीक है, तो ये शॉर्ट हाइटेड पी प्लांट है। ठीक है, कुछ पी प्लांट जो रहते हैं वो शॉर्ट हेडेड पी प्लांट है ना। तो उन्होंने ये सोचा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ प्लांट एक ही स्पीशीज है, दैट इज पी प्लांट की सेम स्पीशीज जो है किसी की हाइट ज्यादा है और किसी की हाइट कम है। वैसे और भी ज्यादा डिफरेंसेस थे, है ना। उन्होंने देखा कि ये जो सीड है, इसमें जो सीड होता है, आप लोगों ने मटर का दाना खाया होगा। मटर का दाना खाया होगा, खाया यस होगा यार, सर। यस सर। खाया है ना। तो आप लोग देखोगे कोई कोई जो पी जो है, मटर का जो दाना है वो चपटा सा रहता है, कोई कोई गोल सा रहता है। ठीक है, तो अभी तो चपटा वाला बहुत कम आ रहा है, गोल वाला ही ज्यादातर आता है। तो पी प्लांट में जो सीड है, सीड का जो शेप है वो भी थोड़ा अलग है। लेकिन मेन इसका जो दिमाग खराब हुआ देख के कि सेम पी प्लांट कोई शॉर्ट हाइटेड है, कोई लॉन्ग हाइटेड है। ठीक है, कोई टॉल हाइट का है, कोई शॉर्ट हाइट का है। ठीक, तो अब इन्होंने सोचा कि चलो कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर लिया जाए। खाली पीली बैठ के पहले जमाने के लोग एक्सपेरिमेंट्स ही किया करते थे। ठीक है, आजकल क्या करते हैं साइंस के स्टूडेंट्स, खाली बैठते हैं तो क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं आयुषी? सर क्या? पहले जमाने के साइंस के स्टूडेंट्स या जो साइंस पढ़े हुए होते थे वो लोग खाली वाली बैठे रहते थे, तो कभी कभी चीजों मतलब एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे, सोचते थे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। मतलब कुछ भी सोचते थे, ऐसा क्यों ऐसा क्यों। आजकल जब साइंस वाले लोग, जो भी साइंस स्ट्रीम के होते हैं, वो लोग जब खाली बैठते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, क्या सर करते इंस्टा देखते होंगे। हैं? तो भाई क्षितिज क्या करते हैं, सोशल मीडिया। ठीक है, आजकल के लोग सोशल मीडिया में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऐसा करने से क्या होगा, वैसा करने से क्या होगा, ऐसा मुंह बनाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि ये सब लोग एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। तो उन लोग साइंस के स्टूडेंट थे, उनको मालूम था कि भाई पॉलिनेशन जैसी कोई चीज होती है, फर्टिलाइजेशन जैसी कोई चीज होती है, और जिससे कि फ्लावर में सीड होता है या फ्रूट्स उगता है, इतना बेसिक सबको मालूम था। ठीक है, ठीक है। अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं जो लॉन्ग हाइटेड टॉल प्लांट है एंड शॉर्ट हाइटेड ड्वार्फ प्लांट है ना, शॉर्ट हाइटेड ड्वार्फ प्लांट है, इसको अपन क्या करें, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, है ना। इस पे अपन कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो करें कुछ एक्सपेरिमेंट्स इस पे। हटा दूं मैं इसको, इसको हटा रहा हूँ फिर मैं, है ना। चल, तो इन्होंने अपना हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट चालू किया 1956 के अराउंड में, सॉरी 1856 के अराउंड में। ठीक है, किस पे, गार्डन पी प्लांट्स पे। तो इन्होंने अपना जो हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट है स्टार्टेड स्टार्टेड हिस्टोरिकल क्यों बोले बेटा, ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था और बहुत बड़ा हाइपोथेसिस था उस समय का। ठीक है, हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। अब पी प्लांट पे क्यों किया अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन 1856 टू 1857, ये डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीट में आता है, ध्यान रखेंगे, डेट इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। चलो, तो ये हो गया बेटा। अब उन्होंने क्या किया मेंडल ने कि पहले टॉल प्लांट को ले, देखो बेटा मैं ना ऐसा पेड़ वेड़ नहीं बनाऊंगा, मैं टॉल प्लांट लिखूंगा, डॉर्फ प्लांट लिखूंगा, आप लोग उसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया, टॉल प्लांट लिया एंड एक और टॉल प्लांट लिया, सेम टाइप के टॉल प्लांट। ठीक है, सेम टाइप के टॉल प्लांट लिया। ठीक है, अब टॉल प्लांट का जो फ्लावर है इसको डॉर्फ प्लांट के, सॉरी दूसरे टॉल प्लांट के फ्लावर के साथ, दूसरा टॉल प्लांट ना, एक एक जैसे ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, तो उसके साथ क्या किया, इनका क्रॉस पॉलिनेशन कराया। ठीक है, तो ये फिर क्या हुआ,
क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। तो ये जो साइन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा कि फ्लावर इसका बाइसेक्सुअल है। ठीक है, फ्लावर इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ये बाइसेक्सुअल है बेटा, इसका जो फ्लावर है ये क्या है, ये बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब क्या होता है, Can बोलो भाई। reproduce both Sir, sexually and having both the asexually. sex in same मेल एंड plant. फीमेल दोनों गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होते हैं। ठीक है, ऐसा फ्लावर जिसमें मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों बनाते हैं, उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल है तो कोई एक मेल के जैसा काम करेगा और कोई दूसरा फीमेल के जैसा काम करेगा। ठीक है, तो इसका गैमेट इधर जाएगा और इसका मेल गैमेट इधर आएगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, उसी को बोलते हैं अपन। तो अब क्या होगा, मान के चलते हैं कि ये मेल प्लांट है और ये एज अ फीमेल प्लांट, तो ये जो ऐसा एरो है दैट इज फॉर मेल एंड ऐसा एरो दैट इज फॉर फीमेल, ध्यान रखेंगे ऐसा। ठीक है, आप लोगों ने ऐसा कुछ साइन वाइन देखा भी होगा कभी ना कभी, तो ये फीमेल प्लांट के लिए है ना, अपन मान लेते हैं ऐसा। तो क्या होगा बेटा, मेल प्लांट से क्या प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस तो दोनों में होगा मेल एंड फीमेल गैमेट, बट यहाँ से मेल गैमेट जाएगा और यहाँ से क्या आएगा, फीमेल गैमेट आएगा। देखो मैं एक बार समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं ये सब भी नहीं लिखूंगा, मैं एकदम शॉर्ट में बताऊंगा फिर। ठीक है ना, तो ध्यान से एक बार देख लो फिर, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है, शुरुआत में बेसिक अच्छे से नहीं समझते हैं तो दिक्कत होती है। चलो, तो ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, यहाँ से आएगा। टॉल प्लांट है, टॉल प्लांट है, ध्यान से समझो। टॉल प्लांट का फ्लावर, टॉल प्लांट का फ्लावर, दो टॉल प्लांट को लेकर के क्रॉस पॉलिनेशन करवा रहे हैं। तो एक का मेल गैमेट ले रहे हैं, दूसरे का फीमेल गैमेट ले रहे हैं, दोनों का क्या होगा भैया, फर्टिलाइजेशन होगा। तो क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा बेटा, So zygote formation. जाइगोट बनेगा। जाइगोट से फिर क्या बनेगा बेटा, Sir, embryo. सर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनेगा बेटा। एम्ब्रियो किस में रहता है बेटा, सीड में रहता है। कुल मिला करके सीड बनेगा, आफ्टर जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड बनेगा। ठीक है, देन उसके बाद अब ये सीड को क्या करेंगे, हम क्या करेंगे इस सीड को, क्या करेंगे भाई, सर जर्मिनेट। खा लेंगे। मटर खाते हो कि नहीं, मटर का दाना Yes, खाते हो sir. ना, दैट इज Yes, सीड। sir. Yes, sir. ठीक है, तो अपने हम उसको खाना नहीं है, हमको एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस सीड को क्या करेंगे, जमीन में इम्प्लांट कर देंगे। ठीक है, उसको जर्मिनेट कराएंगे। तो अगर ये जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होगा तो क्या होगा, क्या बनेगा बेटा, इससे कौन सा प्लांट बनेगा जर्मिनेट होने के बाद, तो Pea plant. Sir, पी pea. प्लांट, टॉल पी प्लांट। ठीक है, टॉल पी प्लांट ऑब्वियसली बेटा, है ना, मटर के दाने से खीरा तो उगेगा नहीं, है ना, तो टॉल पी प्लांट उगेगा, है ना, ये समझ आ गया। तो बोला चलो ठीक है, इतना क्लियर है, मतलब ये सब मेंडल की बात बता रहा हूँ। देन उसके बाद सेकेंड एक्सपेरिमेंट, सेकेंड एक्सपेरिमेंट अब क्या करेंगे, ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, ड्वार्फ पी प्लांट एंड नेक्स्ट ड्वार्फ पी प्लांट, एक और ड्वार्फ पी प्लांट। ठीक है ना, तो ये जो रहेगा यहाँ से क्या आएगा बेटा, मेल गैमेट ले लो, यहाँ से क्या आएगा, फीमेल गैमेट ले लो, इन दोनों का क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन होगा। हाँ, होगा, ठीक Yes, sir. है ना। चलो, तो फर्टिलाइजेशन होगा, देन उसके बाद क्या बनेगा, जो भी प्लांट बनेगा किस टाइप का प्लांट बनेगा, So dwarf pea plant. ड्वार्फ पी प्लांट बनेगा, ड्वार्फ। अब वो सब थोड़ी ना बताएंगे बेटा, इनका फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा, वो सब अपने को डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, तो ये ड्वार्फ पी प्लांट हो गया। अब यहाँ पर फिर दूसरी चीज डिस्कस करेंगे कि टॉल पी प्लांट से ऐसा क्या आया, और इस टॉल पी प्लांट से ऐसा क्या आया कि ये फिर टॉल पी प्लांट ही बना, है ना, और इनसे भी ऐसा क्या आया कि ये ड्वार्फ पी प्लांट ही बना। देन थर्ड एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं, जो तीसरा है। अब इन्होंने क्या किया, इन दोनों का मिक्सचर फॉर्म ले लिया, मतलब टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट दोनों ले लिया। ठीक है, मैं इसको ना ब्लैक कलर से करता हूँ। ठीक है, अब टॉल पी प्लांट, टॉल प्लांट
एंड ड्वार्फ पी प्लांट। ठीक है, अब यहां से मेल गैमेट आएगा, यहां से फीमेल गैमेट आएगा, मेल गैमेट आएगा और यहाँ से फीमेल गैमेट आएगा। अब इन दोनों से जो प्लांट बनेगा वो क्या होगा बेटा, बोलो, बताओ अदिति, क्या होगा? सर या तो टॉल होगा या तो डॉर्फ होगा। क्यों, बताओ विवेक, क्या होगा बेटा? रुचि, सर टॉल। बोलो। हाँ, क्या होगा विवेक? विवेक क्या होगा भाई? आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैसेज कर सकते हो। भावना, हरकीर्तन, और ड्रॉप दोनों का मिक्सचर होगा। सर टॉल प्लांट अगर हेट्रोजाइगस रहा तो दोनों बन सकते हैं। नहीं नहीं, मेरे को ये पूरा प्योर फॉर्म है, इसका प्योर फॉर्म तो हेट्रोजाइगस फॉर्म टॉल और टॉल बनेगा सर। टॉल। हाँ, और बताओ भाई खुशी, ज्योति, सर क्या टॉल। होगा? सर टॉल बनेगा। टॉल। हाँ, चलो, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, टॉल प्लांट आएगा, टॉल ट्री प्लांट आएगा। ठीक है, तो मेंडल का दिमाग यहाँ पर चक्रा है, बोला यार ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों? कायदे से क्या आना चाहिए बेटा, कायदे से क्या आना चाहिए, क्या होना चाहिए कायदे से? मीडियम हाइट। इंटरमीडिएट, है ना, इंटरमीडिएट हाइट, मीडियम हाइट, ना टॉल ना ड्वार्फ, दोनों के बीच का हाइट आना चाहिए। बट आया क्या, टॉल पी प्लांट। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि टॉल पी प्लांट को मैंने क्रॉस करवाया टॉल से तो टॉल आया, डॉर्फ को कराया डॉर्फ से तो डॉर्फ आया, लेकिन टॉल को मैंने डॉर्फ से कराया तो इंटरमीडिएट नहीं आया, वो सिर्फ टॉल ही आया। कई बार कराया, हर बार यही प्रोसेस आया, हर बार यही प्रोसेस हुआ, सेम टॉल प्लांट आता था। मतलब ये एक वैरायटी थी, ये दूसरी वैरायटी थी, दोनों को उन्होंने क्रॉस मैच कराया, हमेशा यही चाहता था। ठीक है, कभी डॉर्फ नहीं आता था, कभी इंटरमीडिएट नहीं आता था। तो उन्होंने सोचा कि यार कुछ तो कारण होगा इसका, कुछ तो कारण होगा। ठीक है ना, कि ऐसा हो रहा है। एक मिनट रुको। तो बेटा उन्होंने सोचा कि यार कुछ तो रीजन होगा, बिना बिना मतलब के तो पृथ्वी भी नहीं घूमता है, बिना मतलब के तो अर्थ भी सन के अराउंड रोटेट नहीं होता है, उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होता है। तो उन्होंने सोचा कि यार इसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, तो अब जो मैं अब डिस्कस करूंगा, है ना, इसको अब दूसरे फॉर्मेट में। ठीक है, अब इसको मैं हटा रहा हूँ। हटा दूं बेटा इसको, ये समझ आ गया है? यस सर। यस सर। सर। चलो, तो अब हम इसको दूसरे फॉर्मेट में करेंगे। मैं इसको थोड़ा एकदम लॉलीपॉप टाइप के इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कई बार बेटा यही में फंसते हैं लोग, है ना, नहीं समझ आने का। अब देखो, टॉल प्लांट में उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ से ऑब्वियसली गैमेट आ रहा होगा, है ना, और गैमेट जो होता है वो हमेशा जितने भी मतलब जो भी फॉर्म है उसका आधा ही आएगा। गैमेट में किसी भी सेल का आधा फॉर्म आता है, मतलब हाफ, सेल का हाफ आता है, तभी तो हाफ और हाफ मिलके वन कंप्लीट होता है। ठीक है, समझ आ रहा है बात? तो हाफ और हाफ, तो मेंडल ने ये सोचा कि जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता होगा तो गैमेट में कोई एक फैक्टर है जो किसी एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर से बोल रहा हूँ, जब मेंडल ने सोचा कि यार कुछ तो ऐसा चीज है टॉल प्लांट में जिसके कारण वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो उन्होंने सोचा जब टॉल या डॉर्फ प्लांट का गैमेट का फॉर्मेशन होता है ना, जब गैमेट बनते हैं तो गैमेट में कोई ऐसा फैक्टर होता होगा जो कि जाइगोट में एंड सीड जर्मिनेशन के बाद अपने आप को एक्सप्रेस करता होगा। समझ आया क्या बोल रहा हूँ? कोई ऐसा फैक्टर होगा टॉल प्लांट के गैमेट में, ठीक है, जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करता है ना, अपने आप को एक्सप्रेस करता है एज अ कैरेक्टर के फॉर्म में। मतलब
इस टॉल प्लांट में कुछ ऐसा फैक्टर है जो प्लांट को टॉल बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो उन्होंने सोचा कि भाई वो फैक्टर कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये जाना कि जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो गैमेट में नॉर्मल सेल का हाफ ही फैक्टर आएगा। ठीक है, चलो, तो टॉल प्लांट के लिए रेस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है उसको हम कैपिटल टी से लिखेंगे। ठीक है, कैपिटल टी से लिखेंगे। तो ये कैपिटल टी हो गया, है ना। टॉल प्लांट के लिए रेस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है वो कैपिटल टी के लिए हो गया। तो उन्होंने बोला कि भाई ये कैपिटल टी क्या है, ये कोई फैक्टर है जो पेयर फॉर्म में होता है। ठीक है, देन उसके बाद जब गैमिड बनेगा तो क्या होगा बेटा, ये एक सेल है, ये एक सेल है ना, ये एक सेल है। ठीक, ये एक सेल है, तो किसी भी सेल का ही गैमेट बनेगा। तो जब इसका गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा बेटा, ये दोनों फैक्टर एक दूसरे से अलग होंगे, यहाँ पर भी दोनों फैक्टर एक दूसरे से अलग होंगे, और ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ये दोनों एक दूसरे के साथ में आएंगे। तो क्या आएगा रिजल्ट, कैपिटल टी कैपिटल। ठीक, ठीक है, Yes, कैपिटल sir. टी कैपिटल टी। यहाँ तक समझ आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, नहीं समझ आएगा तो बेटा यहीं पूछना। एक और चीज, इसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे थोड़ा हाई लेवल पे जाएंगे। ठीक है, लेके जो इनके थोड़ा हाई लेवल का होता है, तो इस चीज को अच्छे से समझना, वरना आगे बहुत दिक्कत जाएगी आप लोगों को, है ना। चलो, तो डॉर्फ प्लांट में भी सेम होगा, है ना। डॉर्फ प्लांट में इसको हम स्मॉल टी से लेंगे। सेल में कोई ऐसा फैक्टर है जो कि इसके कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो डॉर्फ प्लांट में कोई ऐसा फैक्टर है जो डॉर्फ प्लांट के कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी हाइट के लिए। ठीक है, तो वो हमेशा पेयर में होंगे। तो जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो वो पेयर हमेशा सेपरेट हो जाएंगे, और फिर ऐसा स्मॉल टी दोनों के दोनों जो है फैक्टर का आधा आधा, है ना। ये फैक्टर का हाफ फैक्टर और इसका हाफ फैक्टर, ये मेल प्लांट और ये फीमेल प्लांट। तो ये मेल गैमेट हो गया बेटा, ये दो मेल गैमेट हो गए, है ना, और ये दोनों फीमेल गैमेट हो गए। तो एक मेल एक फीमेल गैमेट जो रहते हैं वो क्या होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, और क्या होगा, स्मॉल टी मतलब जो फैक्टर्स अलग हुए थे वो फर्टिलाइजेशन के बाद वापस मिल गए। ठीक, देन उसके बाद यहाँ पर कहानी आएंगे अपन। तो यहाँ पर क्या होगा, टॉल प्लांट में क्या होगा बेटा, सेम वही कहानी। ऐसा कोई फैक्टर होगा जो टॉल हाइट के कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। और जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो ये दोनों के दोनों फैक्टर एक दूसरे से अलग होंगे। और ड्वार्फ प्लांट में भी सेम चीजें, ये मेल प्लांट ले लो, ये इसको फीमेल प्लांट ले लो, तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो इसमें स्मॉल टी बनेगा। फिर जब फर्टिलाइजेशन होगा, देन जब फर्टिलाइजेशन होगा फर्टिलाइजेशन होगा तो दोनों हाफ ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे बेटा, साथ में आएंगे। और फिर क्या होगा, एक का एक इधर आएगा और दूसरा इधर आएगा। तो उन्होंने यहां से ये समझा कि यार ये जो फैक्टर है जो पेयर में होते हैं, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन के समय अलग हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन के समय वापस इसका हाफ और इसका हाफ दोनों मिलकर के एक कंप्लीट फैक्टर का पेयर बनाता है। और उस कंप्लीट जो फैक्टर का पेयर है उसमें से वो फैक्टर जो डोमिनेंट फॉर्म में होगा वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। मेरी बात समझ आई कि मैं रिपीट करूं? यस सर, समझ आ गया। Yes, sir. Yes, समझ sir. आ गया. सर Yes, किसी sir. को कोई परेशानी है बेटा इसमें? मेंडल ने क्या देखा तीसरे वाले एक्सपेरिमेंट में कि जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल था टॉलनेस के लिए या डॉर्फनेस के लिए, दोनों फैक्टर जो पेयर्ड फैक्टर है उसमें से एक एक फैक्टर गैमेट के समय अलग अलग होंगे, है ना, और फिर फर्टिलाइजेशन के समय वापस एक साथ आ जाएंगे, है ना। देन उसके बाद वो दोनों के दोनों एक साथ रहेंगे, और जब इससे बेटा सीड बनेगा, और ये जब सीड जर्मिनेट होगा तो ये क्या बनाएगा, ये टॉल पी प्लांट,
तो ये ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि दोनों में से एक फैक्टर डोमिनेंट है और वो रेसेसिव फैक्टर को एक्सप्रेस होने नहीं दे रहा है, वो खुद ही एक्सप्रेस हो रहा है। इसीलिए इसीलिए डोमिनेंट फैक्टर के एब्सेंस में टॉलनेस एक्सप्रेस नहीं होता और प्लांट ड्वार्फ रहता है। इसी समझ आया बात। और जैसे ही एक भी टॉल फैक्टर अगर है तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और फिर प्लांट की जो भी हाइट है वो टॉल होगी, है ना। तो यहां से उन्होंने दो चीजों को समझा दिया। क्या? एक तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये दो लॉ यहां से निकल के आते हैं। तो सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन, है ना। सेग्रीगेट होना का मतलब होता है सेपरेट होना। तो सेपरेट होना का मतलब क्या है? जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ये नॉर्मल प्लांट का सेल है, कोई भी सेल ही गैमेट बनाएगा। जैसे कि ह्यूमन में आप लोगों ने पढ़ा है कि जो जैसे मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनता है, तो एक नॉर्मल डिप्लॉइड सेल से क्या होगा बेटा? दो हैप्लॉइड सेल बनते हैं या चार हैप्लॉइड सेल बनेंगे, देखे हो आप लोग, है ना। तो जनरली चार हैप्लॉइड सेल हम लोगों ने पढ़ा है मेल या फीमेल गैमेट में। तो क्या होता है, हमेशा जो भी गैमेट्स होंगे वो ऐसा बनेंगे एंड फैक्टर्स सेपरेट होंगे। तो ये जो नॉर्मल पेयर्ड फैक्टर्स होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के समय सेपरेट होते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेग्रीगेशन, है ना। और मेंडल का ये लॉ था, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और ये जो प्रिंसिपल था, दैट इज एक्चुअल में प्रिंसिपल बोला था उसने, लॉ तो बाकी लोगों ने बताया कि ये यूनिवर्सल लॉ है। मेंडल ने जो बताया वो यूनिवर्सल लॉ है करके बाकी लोगों ने बोला, मेंडल ने नहीं बोला था। तो ये ऐसा होता ही है। यूनिवर्सल लॉ का मतलब ये नियम है ही, ऐसा होगा ही। गैमेट फॉर्मेशन के समय फैक्टर्स सेपरेट होंगे ही, हमेशा होंगे, ठीक है, रेयरली एक्सेप्शन के साथ। और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो डोमिनेंट फैक्टर अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करेगा ही, ये भी यूनिवर्सल लॉ है, बट इसके भी एक्सेप्शन। तो यहां तक समझ आ गया आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। यस। इतना समझाने के बाद अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। अब इसको हटा रहा हूँ, सिर्फ इस पे अपन फोकस करेंगे। लेकिन बेटा एक और चीज, मेंडल को ये कैसे मालूम चला कि ये जो टॉल प्लांट है इसमें टॉल जीन है और एक ड्वार्फ जीन भी है? उसको कैसे मालूम चलेगा कि टॉल के साथ में ड्वार्फ जीन भी है ना। भाई उसको थोड़ी ना मालूम, हो ध्यान के नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? अंदर नहीं देख सकता, वो सेल के अंदर क्यों नहीं देख सकता ऐसा? क्योंकि मेंडल के टाइम बेटा माइक्रोस्कोप एडवांस नहीं था, ठीक है, माइक्रोस्कोप एडवांस नहीं थे। समझ आ रहा बात? उस समय जस्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप इजाद हुआ था, बट बहुत हाई रेजोल्यूशन नहीं था। तो हाई रेजोल्यूशन नहीं होने के कारण न्यूक्लियस के अंदर की चीजें नहीं दिखती थी लोगों को। सेल दिख गया बहुत बड़ी बात है बेटा उस समय। अभी तो बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, वो भी हाई रेजोल्यूशन, इतना कि बेटा हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं। पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को भी नहीं देख पाते थे लोग, 200 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो 200 साल भी नहीं, 150 साल पहले की बात बता रहा हूँ। लोग न्यूक्लियस क्या होता है किसी को मालूम नहीं था। सोच रहे हो आप लोग, 150 साल पहले की बात है, न्यूक्लियस क्या होता है नहीं मालूम था। अभी तो बेटा न्यूक्लियस के अंदर घुस के प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं अपन, ठीक है। तो उस समय नहीं था, इसीलिए ये सब विथआउट माइक्रोस्कोप हाइपोथेसिस था, ठीक है। मैं बताऊंगा क्यों फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, ऐसे ही नहीं बोलते हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, ये जो टॉल प्लांट है, ये जो टॉल प्लांट है, तो क्या ये जो टॉल प्लांट है, ये जो टॉल प्लांट है, ये होमोजाइगस कंडीशन है या हेट्रोजाइगस है? होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है? हेट्रोजाइगस। क्यों भाई भावना? हेट्रोजाइगस। तो अपन यहाँ देखेंगे बेटा हेट्रोजाइगस टॉल
को हेट्रोजाइगस टॉल, मतलब अब क्या करेंगे, सेल्फ क्रॉस कराएंगे। मतलब ये जो टॉल प्लांट था एक तो उगेगा नहीं, पी प्लांट बहुत सारे उगेंगे, तो बहुत सारे ऐसे दाने छिड़क दिए, ठीक है, जमीन में, और उससे बहुत सारे ऐसे हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट पैदा हुए। तो जो हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट था उसको एक दूसरे के साथ फिर क्रॉस करवाए, ठीक है, समझ आ रहा बात। तो ये मेल ले लो एक को, एक फीमेल ले लो, है ना, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी कुछ भी ले सकता है। तो अब इसका क्या होगा बेटा, गैमेट फॉर्मेशन होगा। तो गैमेट बनेगा तो क्या होगा, कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, सर 2 टाइप। सर 2। 2 टाइप, एक कैपिटल टी वाला और एक स्मॉल टी वाला, और यहाँ पर 2 सर टाइप, यहाँ पर कैपिटल भी। टी और एक स्मॉल टी, ठीक है, समझ आ रहा बात। चलो अब क्या होगा बेटा, अरे भाई गैमेट बन गया, अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, सर फर्टिलाइज। ठीक है। तो कौन सा मतलब इसमें कितने प्लांट बनेंगे, बन सकते हैं, कितने प्लांट बन सकते हैं, सर 4। सर 4। 4 हमेशा बनेंगे, बनेंगे 2 ही, ये 2 गैमेट है, ये 2 गैमेट है बेटा, ये दोनों मिलके एक प्लांट बनेगा और ये दोनों मिलके एक प्लांट बनेगा, कैसे 4 होगा, सर पॉसिबल। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी 4 प्लांट की है, ठीक है। तो ये दोनों गैमेट जब मिलेंगे तो पॉसिबिलिटी होगी ये टॉल प्लांट बनेगा, ठीक है। फिर ये जो है इसके साथ मिल सकता है, तो पॉसिबिलिटी होगी कि हाइब्रिड टॉल प्लांट बनेगा, हाइब्रिड टॉल या हेट्रोजाइगस टॉल, ठीक है। देन उसके बाद ये इसके साथ हुआ और ये फिर इसके साथ फ्यूज हुआ, क्योंकि बेटा कोई भी गैमेट, इन दोनों में से कोई भी गैमेट इसके साथ फ्यूज हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि यही हमेशा फ्यूज होगा, टी टी स्मॉल टी भी हो सकता है, ये तो प्रोबेबिलिटी है, ये तो चांसेस है भाई, ये तो ठीक वैसे ही है ना, जैसे ये फीमेल एग है ना, ये फीमेल एग है, अब एक्स वाला स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है इसको या वाई वाला स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है इसको, ये तो चांस वाली बात हो गई, मतलब चांसेस है ना ये तो भाई अगर कोई पूछा, है ना, अगर 100 प्रेग्नेंट फीमेल मेरे पास आके बोले कि राज बाबा क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगा, तो जैसे दुनिया की डिमांड है मैं वैसे ही बोलूंगा, मैं सबको बोलूंगा कान में, चुपके से बोलूंगा कि किसी को बताना मत वरना चेंज हो जाएगा, क्या होगा, लड़का ही होगा, सबको मैं यही डायलॉग चिपकाऊंगा। तो बेटा अब हमको तो मालूम नहीं है ना कि लड़का है लड़की है, सबको मैंने एक ही बोल दिया, मैं लड़का बोलूंगा या लड़की बोलूंगा, कुछ भी बोलूंगा, ठीक है। उसमें से 50% चांसेस है कि मेल पैदा होंगे और 50% जो फीमेल प्रेग्नेंट है चांसेस है कि उससे फीमेल पैदा होंगे, तो 50% का मेल हो सकता है, 50% का फीमेल हो सकता है। तो जो 50 लोग हैं, अगर जैसे उनको मालूम चले गया राज बाबा ने बोला था कि मेल ही होगा, देखो, तो वो लोग सब लोग क्या करेंगे, 10-10 लोगों को बताएंगे, ठीक है। और 50 लोग हैं वो लोग भले गाली देंगे, ठीक है देने दो, लेकिन ये जो 50 लोग हैं जिनका मेल चाइल्ड पैदा हुआ है, वो लोग तो 500 लोगों के सामने गुणगान करेंगे मेरा। अब वो 500 लोग मेरे पास आएंगे, फिर वो 500 लोगों को मैं सेम डायलॉग चिपकाऊंगा, फिर 250 लोगों का मेल होगा, फिर वो 250 लोग जो रहते हैं वो 2500 लोगों को बताएंगे, एटलीस्ट 10-10 लोगों को तो बताएंगे। यस सर।
तो अब क्या होगा, 2500 लोग मेरे शिष्य बन जाएंगे, फिर वो 2500 में से कुछ लोग आएंगे, फिर मैं ऐसे करते रहूंगा, मेरे लाखों करोड़ों शिष्य बन जाएंगे कि बाबा जो बोलते हैं सही बोलते हैं। और बाकी जो लोग हैं वो लोग गाली देंगे, या फिर कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि शायद हमने किसी को बता दिया, कुछ गलती कर दिया, है ना, 2-4 ठो और नियम बता देंगे, कई लोग फेल हो जाएंगे उन नियम से, है ना। तो ऐसा करके फिर अपना बिजनेस आगे बढ़ेगा, है ना बाबा वाला। तो मेरा ये क्या कहना है, एक्चुअल में ये क्या होती है, दिस प्रोबेबिलिटी। हमको नहीं मालूम है कि एग को एक्स ने फर्टिलाइज किया या वाई ने, दोनों में से कोई भी फर्टिलाइज कर सकता है, किसी को नहीं मालूम। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी होती है, चांसेस। तो बेटा एक्स और वाई, तीसरा तो कुछ होता नहीं है, जेड तो होता नहीं है जेड टाइप का। ठीक है, समझ आ रहा बात। तो या तो एक्स ही फर्टिलाइज करेगा या तो वाई, एक्स फर्टिलाइज करेगा तो फीमेल, वाई फर्टिलाइज करेगा तो मेल। इट इज 50-50 चांसेस, इसलिए मैं 50 लोगों को, शुरू के 50 लोगों को मेल बोलूंगा, और और सारे लोगों को क्या सॉरी 100 लोगों को मैं मेल ही बोलूंगा, 50 को तो होगा ही होगा, 50 ही तो 40 100% मेल पैदा होते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है बात। तो ऐसा चलता है बेटा बिजनेस बाबा लोगों का, है ना। चलो, तो ये वैसे ही क्या है, अब हमको नहीं मालूम ये मेल गैमेट ये फीमेल गैमेट है, तो इन दोनों में से कौन फर्टिलाइज करेगा नहीं मालूम। तो हम प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं कि अगर ये फर्टिलाइज किया तो ऐसा कंडीशन होगा, ये फर्टिलाइज किया तो ऐसा कंडीशन होगा। समझ आ गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है कि नहीं, है ना। चलो, तो अब इसके साथ प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का आएगा। हाँ, इसके साथ देखेंगे, और हाँ चलो, ये दिख रहा है आप लोगों को, इसका मैंने इन दोनों के साथ करा लिया है। ठीक है, अब इसका इन दोनों के साथ अपन कराएंगे तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसी का अब इसके साथ अपन क्रॉस करवाएंगे तो स्मॉल टी स्मॉल टी। तो अब यहाँ पर मेंडल को क्या दिखा बेटा, क्या समझ आया, कैसे समझ आएगा मेंडल को कि हाँ यहाँ पर एक टॉल फैक्टर है और एक ड्वार्फ फैक्टर है। कैसे समझ आएगा, इस रिजल्ट से। कैसे समझ आएगा इस रिजल्ट से, बोलो, बताओ भाई ज्योति। ये Yes, चारों sir. रिजल्ट से कैसे समझ आएगा मेंडल को कि यहाँ पर जो टॉल फैक्टर था और इस साथ में एक डॉर्फ फैक्टर भी था, मतलब ये जो प्लांट है तो टॉल है, अब सीड के अंदर क्या है कंडीशन, ये तो नहीं मालूम ना, माइक्रोस्कोप था ही नहीं एडवांस, तो उनको तो पता ही नहीं था ना कि ये टॉल के साथ में डॉर्फ फैक्टर भी है। तो यहां से कैसे मालूम चलेगा कि इस सीड में, इस प्लांट के अंदर डॉर्फ फैक्टर भी था, क्योंकि इसी को ही हम लोगों ने क्या किया है, सेल्फ रिलेशन करवाया। तो इस रिजल्ट से कैसे मालूम चलेगा कि डॉर्फ फैक्टर था। बताओ हर कीर्तन। सर, क्योंकि एक हाँ ड्रॉप प्लांट बना है तो उसके जीन होने जरूरी थे, तो अब हाँ, अगर पेरेंट्स में एक होएगा तभी बनेगा एक सर। ड्वार्फ प्लांट बना है, और ड्वार्फ प्लांट कब आएगा, जब दो ड्वार्फ या दो रेसेसिव फैक्टर्स होंगे। ठीक है, या ड्वार्फ फैक्टर होगा, रेसेसिव या ड्वार्फ फैक्टर होगा। सर तो हाँ बोलो। सर पर पहले से तो ड्वार्फ था ना, तो उसने तो खुद ही बोला था डोमिनेंट रिसेसिव, तो उसको पता होना चाहिए कि ड्वार्फ से एक स्मॉल टी आया होगा। बेटा देखो, ये जब उसने कराया तो टॉल और ड्वार्फ ये दोनों से कराया, ठीक है, तो उसको ये मालूम था कि ये ड्वार्फ प्लांट में कुछ फैक्टर है और इसमें कुछ फैक्टर है। तो जब इन्होंने दोनों को क्रॉस कराया तो उसको कौन सा रिजल्ट मिला, कौन सा प्लांट मिला, टॉल मिला। ऑल ठीक है, तो भाई टॉल मिला, इसका मतलब ये है ना कि डॉर्फ के साथ कराएं तो डॉर्फ कहीं ना कहीं तो होगा, गायब तो नहीं हो जाएगा। इसका जो फैक्टर आया है यहाँ पर वो कहीं ना कहीं तो होगा। तो अब इसको कैसे पता करेंगे कि ये है भी कि नहीं है, समझ आ रहा बात, है भी कि नहीं कैसे मालूम चलेगा, जब इसी की हम सेल्फिंग कराएंगे। तो अगर हमको ये रिजल्ट मिलता है, मतलब दो स्मॉल टी मिलता है ना, डॉर्फ फैक्टर्स मिलते हैं, इसका ये मतलब है कि इसमें डॉर्फ फैक्टर है, तभी तो दो डॉर्फ आएंगे, क्योंकि एक इधर से आएगा और एक डॉर्फ फैक्टर इधर से आएगा, तो दोनों मिलके डबल डॉर्फ हो जाएंगे, दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन।
तो यहाँ से समझ आ गया कि इसमें ड्वार्फ फैक्टर भी है और टॉल फैक्टर भी है, और टॉल जो रहता है वो ड्वार्फ को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है, और यहाँ पर टॉल फैक्टर नहीं है, इसीलिए ये जो प्लांट है ये होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट है। ठीक है, समझ आ रहा बात? और ये क्या है भैया? हाइब्रिड टॉल है ना, ये भी हाइब्रिड टॉल है, ये भी हाइब्रिड टॉल है। तो यहाँ से एक कंडीशन बाहर आता है, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक। ठीक है, फिनोटिपिक कंडीशन है, जीनोटिपिक कंडीशन। तो जब हम इसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को देख के ये बता सकते हैं कि भाई ये टॉल है, हाइब्रिड है या फिर ड्वार्फ है ना, तो उस टाइप को हम क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। उस टाइप को हम क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। तो इसका जो जीनोटाइप होगा इस प्लांट का इस प्लांट के साथ क्रॉस करवाने पे जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा? ये कैसा आ रहा है? प्योर टॉल। ये दैट इज होमोजाइगस टॉल या प्योर टॉल। कितना है बेटा? एक। ठीक है, देन उसके बाद हेट्रोजाइगस टॉल। ये हेट्रोजाइगस टॉल है, हाइब्रिड टॉल है। कितना है ये? 4 में से 2। ठीक है, और प्योर ड्वार्फ या होमोजाइगस ड्वार्फ, प्योर टॉल, और इसको क्या बोलते हैं? होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस टॉल। ठीक है, और ये क्या है बेटा? प्योर ड्वार्फ प्लांट और होमोजाइगस, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस बताया था ना, याद है? Yes. होमोजाइगस ड्वार्फ। ठीक है, तो ये कितना है? 1 है। तो ये होता है जीनोटिपिक रेशियो, इसको बोलते हैं जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है, ऐसे ही एक फिनोटिपिक रेशियो होता है। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? फिनोटिपिक रेशियो जो रहता है वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को देख के हम बता सकते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर मतलब बाहर से कौन कितने टॉल है, कितने ड्वार्फ है। तो इस प्लांट का इस प्लांट के साथ जब अपन क्रॉस कराते हैं, ठीक है, दैट इज सेल्फिंग। सेम टाइप का प्लांट के साथ अपन कराते हैं, दैट इज सेल्फिंग है। ठीक है, तो इसका साथ जब इसके अपन सेल्फिंग कराते हैं तो 4 प्लांट हमको मिलता है। तो 4 प्लांट का फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा? मतलब हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को देख के क्या बताएंगे, कितना टॉल कितना ड्वार्फ है? 3 टॉल 1 ड्वार्फ। 3:1. 3 टॉल और 1 ड्वार्फ, 1 ड्वार्फ। तो ये हो गया बेटा हमारा फिनोटिपिक रेशियो, 3:1। ठीक है, दैट इज फिनोटिपिक रेशियो। अब बेटा बाहर से देखने से क्या हम बता सकते हैं कि जो टॉल है वो होमोजाइगस कंडीशन है, मतलब प्योर है, या हाइब्रिड टॉल है? क्या हम बता सकते हैं हाइब्रिड टॉल को बाहर से देख के? नो नो सर। सर। नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता। तो ये इसको हम एक्सटर्नल क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल फीचर्स के थ्रू जो बताते हैं वो फिनोटाइप होता है। और अगर हम अंदर से देख के बताएंगे कि भैया वो प्योर है या हाइब्रिड है ना, दैट इज जीनोटाइप होता है। एंड उसका रेशियो 1:1 एंड फिनोटाइपिक रेशियो है 3:1। यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? तो देखो बेटा, ये जब प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ, दैट इज प्योर लाइन टॉल एंड प्योर लाइन ड्वार्फ को जब हम क्रॉस कराते हैं तो जो ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, ये उसके पिताजी है, ये उसकी माताजी है, और ये उसका बच्चा है। तो इसको बोलते हैं F1, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो ये F1 जनरेशन होता है। समझ आ रहा है बात? ठीक है, और F1 जनरेशन की हम लोग क्या कराते हैं? सेल्फिंग कराते हैं। मतलब वो जो है उसी के जैसे प्लांट के साथ में सेल्फिंग कराते हैं। तो F1 है, ये F1 का है, ये F1 जनरेशन है। ठीक है, ये F1 जनरेशन को हम क्या करा रहे हैं? सेल्फिंग करा रहे हैं। तो क्या होगा बेटा? उससे जो ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे वो F2 जनरेशन कहलाएंगे, दैट इज सेकेंड फिलियल जनरेशन। समझ आया बात आप लोग को? F1 जनरेशन क्या होगा, है ना बेटा? ये सबसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, और आपको एग्जाम स्कूल में भी, बोर्ड एग्जाम में भी ये आता है। ठीक, क्लियर है? तो Yes. अब जब साइंस इतना एडवांस हो गया है, आप लोग क्लास 7-8 से जेनेटिक्स वगैरह आप लोग डीएनए क्रोमोसोम ये सब थोड़ा बहुत पढ़ते हो। मैंने आपको पहले जेनेटिक्स ही बताया एक्चुअल में, बेसिक क्रोमोसोम डीएनए जीन से सब मैंने आप लोगों को पहले बताया है। ठीक है, तो अब क्या आप लोग बता सकते हो कि
ये कैपिटल टी क्या है, कहाँ होते हैं, स्मॉल टी क्या है और कहाँ होते हैं, मैं जिससे पूछूंगा बताएंगे। बताओ भाई, नीलम साहू बताओ बेटा। अनम्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है नीलम? नहीं हो रहा है। प्राची सिंह, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी ये कहाँ पर है बेटा? ये क्या चीज होते हैं? मेंडल ने तो बोला ये फैक्टर है, मैंने अभी तक सारा कहानी बता दिया, ये मेंडल के हिसाब से। लेकिन आप जो जानते हो उसके हिसाब से ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या होते हैं और कहाँ लोकेटेड होते हैं सेल के अंदर? प्राची सिंह, नीलम, भावना। सर जीन है जो डीएनए में होते हैं। हाँ, इट इज अ जीन जो डीएनए का सेगमेंट है। तो ये दो कैपिटल टी लिखा हूं, तो इन दोनों को कंबाइनली आप क्या बोलोगे भाई? जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। बताओ भाई, रुचि। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे, वो नेटवर्क इशू है। अच्छा, तो ये जो कैपिटल टी है स्मॉल टी है, ये क्या है, कहाँ होते हैं? दूसरा सवाल, कैपिटल टी है स्मॉल टी, या कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो दो फैक्टर्स हैं ये इसको हम क्या बोलेंगे कंबाइनली, दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे? सर वो जीन है और सर वो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। हाँ, और जो कंबाइनली जो होते हैं इन दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे अपन? सर होमोलोगस। अदिति, यस सर। क्या है बेटा ये जो पेयर में फैक्टर्स हैं इन दोनों को क्या बोलेंगे? सर प्रोटीन। प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ था अम्मा? क्षितिज, ये जो पेयर्ड हैं फैक्टर्स इन दोनों को कंबाइनली क्या बोलेंगे? दोनों को एक साथ एलील। एलील। आप लोगों ने पढ़ा है ना एलील, समझ आ रहा बात? तो मैंने आप लोगों को बताया था जीन, ठीक है, और जीन का पेयर वो एलील होता है। तो ये क्या है बेटा? ये एलील है। ये दोनों क्या है? एलील है, ये एलील है, ठीक है। सिंगल इज अ जीन और जीन का पेयर इज एलील। और ये सब जो रहता है ये कहाँ होता है? ये डीएनए में होता है, दैट इज ये जीन है। तो एक्चुअल में मेंडल ने दुनिया वालों को ये बताया कि देखो मैंने ऐसा ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है, सेल के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी प्लांट के कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। समझ आ रहा है बात? प्लांट के कैरेक्टर को, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, हर एक ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसके कैरेक्टर को, एक्सटर्नल कैरेक्टर जो बाहर दिख रहे हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हाइट, हाइट के अलावा और भी 7 कैरेक्टर्स की स्टडी की थी, वैसे 7 से ज्यादा कैरेक्टर की स्टडी की थी एक पी प्लांट में 7 से ज्यादा कैरेक्टर की स्टडी की थी मेंडल ने। बट वो उसने अपने एक्सपेरिमेंट में 7 को ही सही तरीके से समझाया कि भाई ये 7 कैरेक्टर मैंने स्टडी किया और ये ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो समझ आ रहा बात आप लोगों को? तो बेटा ये उस समय की बात है जब लोगों को न्यूक्लियस का असली मतलब नहीं मालूम था, लोगों को क्रोमोसोम्स के बारे में नहीं मालूम था, लोगों को डीएनए के बारे में नहीं मालूम था। तब ये महान पुरुष जीन की स्टडी करके बैठा था, ठीक है। तो जब इन्होंने दुनिया वालों को बताया कि मेरा ये एक्सपेरिमेंट है, देखो ये ऐसा होता है, जब ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा फिनोटाइप जीनोटाइप आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये वो, तो एक्चुअल में लोगों को समझ ही नहीं आया। जो दूसरे साइंटिस्ट थे उनको इनका एक्सपेरिमेंट नहीं समझ आया। क्यों? बोलो क्यों? क्यों नहीं समझ आया होगा? सर क्योंकि तब डीएनए डिस्कवर नहीं हुआ होगा। बेटा मैं आपसे अगर पूछूं कि आप जैसे मैं आपको बोलूं कि देख बेटा ये ऐसा होता है, ठीक है, मैं अगर आज से 100 साल पहले अगर मैं आपको बोलता कि देखो एक ऐसा मशीन है मेरे पास जिससे मैं यहाँ पर बैठे बैठे मैं अमेरिका में बात कर सकता हूँ, और मेरे पास एक ऐसा मशीन है जिससे मैं यहाँ बैठे बैठे 10,000 किलोमीटर दूर
किसी भी एक या 5,000 किलोमीटर दूर, या फिर इंडिया में बैठे बैठे मैं अमेरिका में किसी एक इंसान को देख सकता हूँ, या मुझे कोई देख सकता है, तो क्या आप मानते? नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उस समय टेलीफोन ही बड़ी मुश्किल से काम करता था, ठीक है, वो भी हर जगह नहीं, समझ आ रहा है? वायरलेस जैसी चीजें नहीं थी, ठीक। तो उस समय लोग नहीं मानते, बोलते प्रूफ क्या है, समझ आ रहा है बात? तो वैसे ही इनके साथ हुआ, ये समझा नहीं पाए, ये बोले वो फैक्टर क्या है, आपको मालूम है ना जीन होता है, वो तो आज आपको मालूम है, मैंने आपको पहले समझाया इसलिए, लेकिन अगर मैं आपको जीन वीन ढंग से नहीं समझाता तो कई लोग जो ऐसे हैं उनको भी नहीं समझ आता ये फैक्टर क्या है। आप फट से पकड़ लियो कि हाँ ये फैक्टर मतलब जीन है, पेयर्ड फैक्टर मतलब एलील है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस डोमिनेंस, ये सब क्या होता है, और जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ये मैंने आपको पहले समझाया, इसलिए ये आसान हो गया। लेकिन उस समय लोगों को मालूम ही नहीं था कि जीन जैसा कोई चीज होता है, जेनेटिक मटेरियल जैसा कोई चीज होता है जो कि हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, हमारी हाइट, हेल्थ, पर्सनैलिटी, हम क्या खाएंगे क्या नहीं खा सकते, ये सब हमारे जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, वो कैसा काम करेगा उसी पे ही हमारी बॉडी निर्भर करती है, ठीक है। इवन हमारे हेयर्स का ग्रोथ कैसे होगा, कलर कैसे होगा, ये सब हमारे जीन्स पे डिपेंड करता है। तो उस समय लोगों को ये नहीं मालूम था, तो उन्होंने बोला कि ये फैक्टर कहाँ होता है, तो बोले सेल के अंदर होता है, तो बोले दिखा, तो कैसे दिखाएगा बेचारा, समझ आ रहा बात, कैसे दिखाएंगे। दूसरी चीज, उस समय एक महान साइंटिस्ट थे, चार्ल्स डार्विन, ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन भी इसी समय, है ना, 1950 1850s के आसपास ही उनका भी हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट चल रहा था, किसके बेसिस पर, इवोल्यूशन पर। तो बेटा इवोल्यूशन पे एक इंटरेस्ट होता है लोगों पर, है ना, कि मैं आपसे, अगर मैं आपको बोलूं कि देखो हमारी दुनिया ऐसे बनी, ठीक है, हम चिंपैंजी से आए, चिंपैंजी फिर बंदर से आए, बंदर दूसरे मैमल से आए, तो आप सोचोगे हाँ सर वो दूसरा मैमल कौन सा था, फिर मैं बोलूंगा देखो, फिर उसके बाद वो रेप्टाइल से पहले फिर मेंढक थे, फिर आपका सवाल आएगा सर मेंढक से पहले क्या था, तो फिर मैं बोलूंगा देखो मेंढक से पहले मछलियां थी, ठीक है, आप लोगों ने एनिमल किंगडम पढ़ा है, तो फिर आपका एक इंटरेस्ट आएगा सर फिशेस से पहले क्या थी, तो फिर मेरे को और पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको दिखता है ना चीजें, तो आप आसानी से इंटरेस्ट ले सकते हो, इसीलिए दुनिया का इंटरेस्ट चार्ल्स डार्विन पे था, इवोल्यूशन की थ्योरी पर, ठीक है, उनके एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर, उनकी डिस्कवरीज के ऊपर। तो इनका समझ ही नहीं आ रहा था ना लोगों को कि भैया ये फैक्टर है क्या चीज, कहाँ होता है, इसीलिए डार्विन का एक्सपेरिमेंट जो है वो दबके रह गया और दुनिया वालों के सामने एक्सपोज ढंग से नहीं हो पाया। फिर इनकी डेथ हो गई, इनके एक्सपेरिमेंट के कुछ 20 साल के आसपास, साल के बाद इनकी डेथ हो गई, है ना। देन इनके डेथ के कुछ साल बाद अराउंड 1900 में, अराउंड 1900 में, ये हटा दो, मैं समझ आ गया आप लोगों को, ठीक यस है, सर। यस है ना। सर। फिर आफ्टर डेथ ऑफ मेंडल, आफ्टर डेथ ऑफ मेंडल, ठीक है, आफ्टर डेथ ऑफ मेंडल इन 1900, इन 1900 तीन इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट, तीन इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, तीन साइंटिस्ट अलग अलग जगह पर अपने से इंडिपेंडेंटली जीन पेयर और इन सब के ऊपर स्टडी कर रहे थे कि भाई हमारी बॉडी के कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कौन करता है, हमारी बॉडी में जो भी एक्सप्रेशन हो रहा है आखिर इसका मेजर रीजन क्या है, ठीक है, हमारी बॉडी में ऐसी क्या चीजें हैं जो कि हमारी हाइट को इससे ज्यादा ऊपर जाने ही नहीं दे रहे। मैक्सिमम लोगों की एवरेज हाइट होती है, ठीक है, मैक्सिमम लोगों की एवरेज हाइट होती है। फिर आप लोग देखे होंगे कि मेल की हाइट ज्यादातर ज्यादा होती है, फीमेल्स की ज्यादातर कम होती है, ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, हमारा कलर, ये पर्सनैलिटी, है ना, तो ये सबके पीछे का रीजन क्या है, तो बहुत सारी चीजों के कारण, है ना, आफ्टर डेथ ऑफ मेंडल थ्री साइंटिस्ट, three scientists independently rediscovered Mendel's experiment। तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसकी थ्योरी को फिर से रीडिस्कवर किया, और ये तीनों साइंटिस्ट का नाम 20 सालों से आ रहा है, नेमली ह्यूगो डेवरिस,
शेरमार्क एंड कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेंस, ठीक है, इन 1900। तो बेटा इनके काफी बाद, आप समझ रहे हो आप लोग, मतलब मेंडल ने जो चीज 50 साल पहले डिस्कवर की थी उसको लोग 50 साल बाद समझे कि यार इन्होंने बताया कि मेंडल भैया हमारे समय से बहुत पहले चल रहे थे। उनकी जो डिस्कवरी थी वो 50 से 70 साल पहले की डिस्कवरी, मतलब जो चीजें अब होने वाली हैं वो 50 साल पहले मेंडल ने उसको डिस्कवर करके छोड़ दिया था। ठीक है, समझ आ रहा बात आप लोगों को इतना? ये तीनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बार बार आता है कि ये तीन साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किए, उनका जो डेट क्या है, ईयर कौन सा है, और ये तीनों साइंटिस्ट का नाम क्या है। समझ आ रहा बात? क्लियर है Yes, इतना? sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ। चलिए हटा दूं मैं ये, यस सर। है ना? Yes, sir. तो अब आप लोगों को समझ आया होगा बेटा कि मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों बोलते हैं। एक्चुअल में जीन, है ना, जब लोगों को क्रोमोसोम्स के बारे में नहीं मालूम था तो ये महान जीन की स्टडी करके बैठे थे, है ना। ये ठीक वैसे ही है जैसे राइट ब्रदर्स ने लोगों से कहा था कि हम एक ऐसा मशीन बनाएंगे जो बर्ड्स के, चिड़िया के जैसे हवा में उड़ सकता है। ठीक है, राइट ब्रदर्स दो भाई थे, उन्होंने जब ऐसा बोला तो दुनिया वाले पहले उन पे हंसे, बोले पागल, इंसान भी कभी उड़ सकता है क्या? तो दुनिया में हमेशा ऐसे लोग का ही नाम आप और मैं जानते हैं जो दुनिया के बाकी लोगों के इमेजिनेशन से बियॉन्ड इमेजिनेशन रखते हैं। ठीक है, मतलब बहुत दूर, और उन्हीं का नाम हम जानते हैं और बाकी हर किसी का तो नहीं जानते। उन पे जो हंसे थे उनका नाम आज हम, ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हो। चलो देन उसके बाद देखेंगे बेटा इसमें कि 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल। 7 contrasting characters studied by मेंडल। ठीक है, तो देखेंगे पहले सीक्वेंस में एक एक करके। कैरेक्टर, डोमिनेंट, ऑब्लिक रिसेसिव। ठीक है, तो पहला स्टेम हाइट, स्टेम हाइट है ना, स्टेम की हाइट। तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है बेटा उसमें? Tall. और रिसेसिव क्या है? Dwarf. ड्वार्फ। ठीक है, ये ऐसा, तो ऐसा देखा जाता है ना। देन दूसरा, फ्लावर का कलर, ये सब आता है एग्जाम में, है ना, ध्यान रखिए। फ्लावर कलर, तो फ्लावर का जो कलर है वो डोमिनेंट इज वॉयलेट एंड रिसेसिव इज व्हाइट। देन तीसरा, फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर पोजीशन, ये क्या होगा? डोमिनेंट होगा Axial. एक्सियल, एक्सियल एंड रिसेसिव इज टर्मिनल, है ना। इसको मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, तो इसको मैं समझाऊंगा कैसे इसको याद रखना है। पॉड शेप, है ना, डोमिनेंट इज इन्फ्लेटेड एंड रिसेसिव इज
कॉन्स्ट्रिक्टेड। अब ये क्या चीज होता है? पॉड। मटर कभी खाए हो? यस सर। यस Yes. सर। कैसे? जैसे आप मटर लिए 1 किलो तौला है और ऐसे ही खा लेते हो? नो सर। क्या करते हो? छील के अंदर से दाने निकालते हैं। तो जो छीलते हो ना, जिसके अंदर दाना रहता है, जो छीलते हो, वो जो कवर होता है उसको पॉड बोलते हैं। ठीक है, समझ आया? पॉड। तो कभी आप लोग देखे होगे बेटा, एकदम फुला फुला सा रहता है जिसके अंदर का आप दाना देख नहीं सकते। ठीक है, और कभी ऐसा देखे होगे जो एकदम ऐसे कॉन्स्ट्रिक्टेड रहता है, ऐसा दबा हुआ, जिसके अंदर का एक एक दाना आप गिन सकते हो। कभी देखे हो ऐसे मटर? यस जो सर। पॉट रहता है ना, Yes, sir. तो वो इन्फ्लेटेड मतलब फुला हुआ, कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब ऐसा पूरा सिकुड़ा हुआ। ठीक है, देन उसके बाद 5वां देखेंगे पॉड का कलर। कौन कौन सा कलर देखे हो बेटा उसका? सबसे मीठा किसमें होता है? कौन से कलर वाले में रहता है? ग्रीन। ग्रीन। ठीक है, और जो एकदम बेकार सा, हाँ, सादा सादा सा एकदम येलो। Yellow. देखो ना आप लोग, कभी कभी एकदम येलो रहता है और कभी एकदम ग्रीन रहता है। ग्रीन फ्लैशी रहता है, बढ़िया है ना, उसका बढ़िया लगता है। देन उसके बाद 7वां सीड का शेप। सीड शेप, तो मैंने ये बताया सीड का शेप 2 वैरायटी का देखे हम लोग, राउंड और रिंकल्ड। कभी देखिए बेटा, रिंकल्ड मतलब ऐसे झुर्रियां नहीं रहती उनके ऊपर। ठीक है, ऐसे चपटा सा रहता है, एक राउंड रहता है गोल सा और एक चपटा सा रहता है, टेढ़ा मेढ़ा, है ना? खाए हो कभी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा वाला भी, है ना? चलो, देन उसके बाद सीड का कलर। तो आप लोगों ने कितने कलर के सीड खाए हैं पी प्लांट के? पी सीड कितने कलर के खाए हैं? सबसे अच्छा वाला है ना, ग्रीन। ग्रीन एंड येलो। येलो। येलो भी होता है बेटा, ग्रीन एंड येलो। तो मेंडल ने ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड की क्या किया है? स्टडी किया है ना? समझ आ रहा बात आप लोगों को? क्लियर है था? अब एग्जाम में क्या आता है कि आपसे पूछेगा कि which of the following is dominant pod color of pea plant? बोलो भाई। सर ग्रीन। ग्रीन। फिर आपसे पूछेगा डोमिनेंट सीड कलर इज। येलो। 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 यहाँ तो याद हो, यहाँ तो ठीक है, बता दो। एग्जाम में कैसे करो? क्योंकि सीड का कलर येलो ग्रीन, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, मतलब सीड का कलर येलो इज डोमिनेंट बट पॉड का कलर ग्रीन इज डोमिनेंट। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। तो वो तो अपन जब डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको टॉल, वायलेट, एक्सियल, इन्फ्लेटेड, ग्रीन, राउंड, येलो, ये सब आपको याद रखने हैं, है ना? डोमिनेंट है करके, और बाकी इधर वाला रेसेसिव है करके। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटा सा वो है ट्रिक। विबग्योर जानते हो? यस सर। यस सर। विबग्योर क्या होता है? रेनबो के कलर। Rainbow के colors. हाँ, रेनबो के कलर्स। ठीक है, तो विबग्योर, वी से वॉयलेट, आई से इन्फ्लेटेड, बी से बड़ा, बड़ा मतलब टॉल, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ए से एक्सियल एंड आर से राउंड। तो ये किसका है भैया ट्रिक? डोमिनेंट या रिसेसिव? Dominant. भूल जाओ तो इसको याद रखना, बड़ा टॉल, मतलब ये सारे के सारे जो ट्रिक हैं वो डोमिनेंट के। ठीक है, समझ आ रहा बात आप लोगों को? आसान यस सर। है ना? यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को, यहाँ एक प्रॉब्लम आती है कि सर किसका ग्रीन किसका येलो इज डोमिनेंट, मतलब पॉड का कलर या सीड का कलर किसका डोमिनेंट होगा यहाँ पर? येलो और ग्रीन किसका है? ठीक है, सर तो पॉड का कलर ग्रीन होगा। हाँ, पॉड का कलर ग्रीन होगा, दिख रहा है। जब अपन अभी डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे ना, तो हम 2 कैरेक्टर स्टडी करते हैं मेनली, एक प्लांट की हाइट और एक सीड का शेप।
है ना, और सीड का कलर। ठीक है, तो 3 चीज मेनली पढ़ते हैं हम लोग, 3 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड के बारे में हम पढ़ते हैं, जो भी हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉस में तो सीड का जो कलर है वो अपन मेनली देखते हैं, सीड का कलर। ठीक है, कि सीड का कलर क्या है, येलो डोमिनेंट है या फिर ग्रीन डोमिनेंट है, ये हम इतने बार पढ़ेंगे कि आपको सीड का डोमिनेंट एंड रिसेसिव कलर याद हो जाएगा। वो याद हो गया तो आप इसको आसानी से पॉड के कलर को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि भाई अगर सीड का कलर येलो है डोमिनेंट, इसका मतलब ग्रीन जरूर पॉड का कलर डोमिनेंट होगा। समझ आया बात, क्लियर है इतना, है ना। तो आपको मेनली क्या ध्यान रखना है भैया, विज्ञार, विज्ञोर नहीं ध्यान रखना, विज्ञार, है ना। ठीक है, यस सर। देखो बेटा, ये आप लोगों को अभी ऐसे लग सकता है अरे सर ये तो आसान है, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फ्लावर पोजीशन इज, फिर उसके बाद ऐसे सर खुजलाते रह जाओगे। क्यों? क्योंकि आज के बाद इसको आप नहीं पढ़ोगे जेनेटिक्स, ये सिर्फ क्वेश्चन में आता है ना। तो फिर दिक्कत जाती है कि डोमिनेंट एक्सियल था या रेसेसिव एक्सियल था, वैसे ही ये और वैसे ही ये फ्लावर कलर भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये तरीका याद रखना सट से। हाँ बोलो बेटा। सर एक डाउट था, जैसे कि हमने बाकी सारे जितने भी कैरेक्टर्स पढ़े वो तो विजिबल होते हैं, जैसे कि पॉड हाँ। का कलर भी ग्रीन हम देखते हैं कि वो डोमिनेंट हाँ। है, तो लेकिन हाँ। सीड का कलर येलो डोमिनेंट क्यों है? बेटा वो तो डिपेंड करता है ना कि कोई अगर जीन है वो एक्सप्रेस कर रहा है तो कौन सा कलर एक्सप्रेस कर रहा है, वो तो डिपेंड करता है ना बेटा, वो किस टाइप का पिगमेंट बना रहा है ना। अच्छा एक चीज बताओ, ह्यूमन स्किन का जो कलर है, ठीक है बेटा, एक मैं बोलूंगा ब्लैक और एक मैं बोलूंगा व्हाइट, ठीक है, या फेयर, ठीक है, एक डार्क एक फेयर, मतलब एक ब्लैक और एक व्हाइट, इनमें से कौन सा डोमिनेंट है, डोमिनेंट जीन के कारण होता है। अधिकतर लोग उल्टा सोचते हैं, अंदाजा लगाओ गलत ही होगा, डोमिनेंट जीन के कारण। सर ब्लैक। ब्लैक। हाँ, अधिकतर लोगों का क्या रहता है, आवाज आ रही मेरी? यस सर। अधिकतर लोगों का क्या रहता है, व्हाइट कलर इज डोमिनेंट। ठीक है, व्हाइट कलर स्किन जो रहता है वो डोमिनेंट जीन के कारण होता है, बट नहीं है, अधिकतर लोग सोचते हैं ब्लैक जो कलर होता है वो डोमिनेंट जीन के कारण। जितना ज्यादा बॉडी में डोमिनेंट जीन होगा उतना ज्यादा ब्लैक कलर आता है, और जितना कम डोमिनेंट जीन होगा, मतलब जितना ज्यादा रेसेसिव जीन होगा, उतना ही फेयर कलर होता है स्किन का। तो ये सब डिपेंड करता है बेटा कि वो किस टाइप का प्रोटीन बना रहा है, किस टाइप का पिगमेंट बना रहा है, बस। ठीक है, यस है ना। सर। आप लोगों ने शायद येलो कलर का सीड नहीं देखा होगा, हम तो खाए भी हैं, है ना। चलो मैं इसको हटा रहा हूँ बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। देन उसके बाद देखते हैं अब इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन और मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप लोगों के स्कूल के एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में अगर हुआ तो, ठीक है, अगर हुआ तो बोर्ड एग्जाम में मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस का आता है ना, अच्छा खासा लॉन्ग नोट आता है, 3 नंबर 5 नंबर ऐसा आता है पूरा लिखने के लिए, है ना। क्या लगता है अगले साल होगा आप लोगों का एग्जाम? यस सर। यस सर। होगा बेटा, यस होगा, सर। क्योंकि तब तक के वैक्सीनेशन काफी हो चुका होगा और एग्जाम होगा, भले डिस्ट्रैक्टेड फॉर्म में होगा, अलग अलग होगा, डेट वेट सब भीड़ भाड़ नहीं होगा, बट होगा। ठीक है, तो रेडी रहिएगा। चलो तो अब देखते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन और मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसी को क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या करते हैं बेटा, एक जीन का मतलब एक कैरेक्टर की स्टडी करते हैं। अच्छा, कैरेक्टर को और क्या बोलते हैं हम लोग, कैरेक्टर को दूसरा टर्म क्या है,
जेनेटिक्स के भाषा में फैक्टर्स। फैक्टर, ठीक है। कैरेक्टर का मतलब होता है फैक्टर, है ना, ध्यान रखेंगे। और जीन को क्या बोलते हैं? जीन को क्या बोलते हैं? अगर कैरेक्टर इज फैक्टर देन जीन को क्या बोलते हैं? लिख लेना बेटा। फैक्टर जो अपन बोलते हैं ना एक्चुअल में वो जीन होता है ना। मेंडल ने जो बोला फैक्टर, फैक्टर बोलते हैं कोई फैक्टर है, डोमिनेंट फैक्टर है, रिसेसिव फैक्टर है। एक्चुअल में फैक्टर क्यों बोलते थे मालूम है मेंडल ने? क्योंकि मेंडल जो रहते हैं बेटा वो साइंस के स्टूडेंट थे, मैथ्स बायो दोनों पढ़े थे, ठीक है। तो आप लोगों ने मैथमेटिक्स में ऐसा पढ़ा होगा ना, इमेजिन फैक्टर एक्स फैक्टर वाई, मतलब जिसके बारे में नहीं मालूम उसको हम लोग फैक्टर बोलते हैं, समझ आए? मतलब ये फैक्टर एक्स है, फैक्टर वाई, तो वैसे ही एक इमेजिनेशन के रूप में फैक्टर बोल दिए किसको? जीन को। तो कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर किसको बोला था जो मेंडल ने? कैरेक्टर, सॉरी, कैरेक्टर किसको बोले थे? कैरेक्टर को क्या वर्ड दिए थे, क्या टर्म दिए थे? तो ट्रेट, ध्यान रखिए, ये आता है एग्जाम में, ठीक है। मेंडल ने ट्रेट बोला, ट्रेट का मतलब कैरेक्टर होता है और फैक्टर का मतलब जीन होता है, ठीक है। क्लियर है ना? ध्यान रखेंगे। हटा दूं? यस sir. सर। यस है ना बेटा? तो ध्यान रखेंगे, फैक्टर इज जीन एंड ट्रेट इज कैरेक्टर। चलो, तो अब देखो, एक जो जीन पेयर है मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है एक हाइब्रिड, दैट इज एक कैरेक्टर की स्टडी की है। तो इसमें एक कैरेक्टर की स्टडी किए थे मेंडल ने। तो क्या कैरेक्टर की स्टडी किए थे? कि प्योर लाइन, ऐसा प्योर लाइन, ठीक है, ये प्योर होमोजाइगस कंडीशन है, प्योर होमोजाइगस कंडीशन है ना, होमोजाइगस। वैसे मैं अगर होमोजाइगस बोल रहा हूँ तो प्योर बोलने की जरूरत नहीं है ना, होमोजाइगस कंडीशन है। तो इसमें कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? अब मैं जिससे पूछूं वो बताएंगे। बताओ भाई, हर कितने टाइप के गैमेट बनेंगे बेटा? सर एक ही टाइप के बनेंगे, कैपिटल हाँ के कैपिटल। हाँ, ज्योति, इसमें कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? सर एक टाइप के। एक, है ना, इसमें भी एक ही टाइप के, ठीक है। तो मैं इसको दो के बदले एक ही लिख सकता हूँ, मतलब तो एक ही है, वैरायटी तो एक ही है, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल, ठीक है, इनका हुआ। तो ये ऐसा आ गया, ये F1 जनरेशन, ठीक है, ये F1 जनरेशन। देन उसके बाद क्या करेंगे बेटा? F1 का सेल्फिंग करेंगे। सेल्फिंग मतलब खुद से अपने ही जैसे के साथ इसको क्या करेंगे? क्रॉस करवाएंगे। तो क्या होगा? ये ऐसा। अब कितने टाइप के गैमेट बनेंगे बेटा? 2 types. टू टाइप्स, ये ऐसा और ये ऐसा, है ना, इसका भी ऐसा। फिर अब इसके साथ कॉम्बिनेशन होगा तो इसमें जो F2 जनरेशन आएगा वो क्या होगा बेटा? क्या क्या आएगा? अभी तो बताया था। इसको Three tall, अगर one इसके dwarf. साथ, है ना, इसको इसके साथ अगर अपन क्रॉस कराते हैं तो ऐसा होगा, ध्यान से देखते जाना। इसी को अगर इसके साथ अगर क्रॉस कराएंगे तो प्रोबेबिलिटी ये ऐसा होगा, है ना। इसको इसके साथ अगर क्रॉस कराए तो प्रोबेबिलिटी ऐसा होगा, और इसको इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऐसा होगा। अच्छा भाई, ये जो कैपिटल टी है स्मॉल टी है, बता बेटा पलक, ये कैपिटल टी कहाँ पर प्रेजेंट है सेल में? सर डीएनए में। डीएनए में, ठीक है, वेरी गुड, है ना। डीएनए बोलूं या फिर मैं क्रोमोसोम बोलूं, एक ही मतलब होगा क्या? यस सर। है ना। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि भैया ये क्रोमोसोम का पेयर है दैट इज कैपिटल टी, ये क्रोमोसोम का पेयर है दैट इज स्मॉल टी, ये एक सेल में प्रेजेंट है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। बट मैं बार बार इतना काम झाम नहीं करूंगा, इसलिए मैं ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है बेटा? पेयर्ड एलील या फिर पेयर्ड क्रोमोसोम दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम हमेशा सेपरेट होंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम ये क्या है बेटा? ये एलील है ना, दैट इज ये होमोलोगस क्रोमोसोम। याद आ रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम? मैंने बताया था आप लोगों को होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं?
बताओ भाई क्षितिज, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? जिसमें एक ही कैरेक्टर के दो जीन्स रहते हैं मेल हाँ फीमेल में। हाँ, सेम कैरेक्टर, दैट इज कौन सा कैरेक्टर के लिए दो जीन है क्रोमोसोम में? हाइट, प्लांट की हाइट, हाइट इज अ कैरेक्टर। तो हाइट एक कैरेक्टर है, तो इस एक कैरेक्टर के लिए जो पेयर्ड जीन जिन दो क्रोमोसोम्स में है, उस दोनों क्रोमोसोम को हम जनरली क्या बोलते हैं, जनरल टर्म में क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम में होगा जब भी ऐसा बोलूंगा। ठीक, चलो मैं हटा रहा हूँ, है ना। चलो, तो ये हो गया बेटा F2 जनरेशन, क्लियर है। तो इसका जीनोटाइप क्या होगा? इसका जीनोटाइप क्या होगा? 1:2:1। 1:2:1। इसका फिनोटाइप क्या होगा? 3:1। 3:1, ठीक है। तो ये फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। तो इसको और किस तरीके से करते हैं बेटा? इसको पुन्नेट स्क्वायर से भी करते हैं। देखो कैसे, ध्यान से देखना है ना। इसको एक दूसरे तरीके से भी इसका रिजल्ट निकालते हैं। कैसा? ये ऐसा पुन्नेट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं बेटा? मेल गैमेट रखते हैं। जैसे कि मान के चलो इधर मेल गैमेट है और इधर फीमेल गैमेट, मतलब इधर फीमेल गैमेट इधर मेल गैमेट, ठीक है। तो यहाँ पर एक कैपिटल टी यहाँ रखेंगे, एक स्मॉल टी यहाँ रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब क्या करेंगे? इन दोनों को वो कर देंगे, ठीक है। ये आ गया कैपिटल टी, ये आ गया स्मॉल टी, और ये आ गया यहाँ पर भी स्मॉल टी, ये आ गया यहाँ पर भी कैपिटल टी। तो जैसे ये हुआ था, इन दोनों ब्लॉक में आया है, वैसे ही इसको भी इन दोनों ब्लॉक में रखते जाएंगे। ऐसा, इसको यहाँ पर भी रख दो, ऐसा इसको यहाँ रख दो, ऐसा इसको यहाँ रख दो, ऐसा। तो देखो रिजल्ट सेम आया क्या? जैसे यहाँ पर आया है 4। यस सर। समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं पुन्नेट स्क्वायर, ठीक है ना। मैं ऐसा क्यों Yes. बता रहा हूँ? क्योंकि अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे, है ना। अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे। अब हम देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। और इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन पेयर, 2 जीन पेयर का इनहेरिटेंस देखेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर जनरली जो आपके बुक में है मैं उसी से लूंगा, वैसे मैं कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है। कोई भी 7 में से कोई भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, कोई सा भी कैरेक्टर की स्टडी हम कर सकते हैं बेटा, लेकिन जो बुक में दिया है उसी की प्रैक्टिस करो तो ज्यादा अच्छा है ना। तो उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या लेंगे बेटा? डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या करते हैं? स्टडी ऑफ 2 जीन पेयर और स्टडी ऑफ 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। ट्रेड मतलब, ट्रेड मतलब कैरेक्टर। कैरेक्टर। समझ आया बात? अब मैं ट्रेड ट्रेड बोलूंगा, कैरेक्टर नहीं बोलूंगा, ताकि आप लोगों को ट्रेड याद हो जाए कि ट्रेड क्या होता है, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितना जीन पेयर की स्टडी हुई थी? 1 जीन पेयर की स्टडी हुई थी, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। और कितना कैरेक्टर की स्टडी हुई है यहाँ पर? 1 कैरेक्टर, दैट इज 1 ट्रेड की स्टडी हुई, स्टडी ऑफ 1 कैरेक्टर, 1 कैरेक्टर। विच कैरेक्टर? विच कैरेक्टर? प्लांट स्टेम हाइट। हाइट, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर जो हम 2 ट्रेट की स्टडी कर रहे हैं, तो वो कौन सा होगा बेटा? सीड शेप एंड सीड कलर, ठीक है ना। पी प्लांट का जो पी का सीड है ना, सीड शेप एंड सीड कलर। तो सीड जो शेप होता है वो डोमिनेंट क्या होगा और रिसेसिव क्या होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो सीड शेप इज राउंड, है ना, एंड स्मॉल आर। तो ये कैपिटल आर क्या हो जाएगा? ये
राउंड इज डोमिनेंट एंड रिंकल्ड इज रेसेसिव। वैसे ही सीड का जो कलर होगा वो क्या होगा बेटा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल वाई क्या होगा, सीड का कलर क्या था, डोमिनेंट क्या था, ग्रीन था या येलो था? येलो। अरे भाई वाई का मतलब येलो ही है, वाई का मतलब ये क्या है, येलो। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रीन को हम लोगों ने स्मॉल जी नहीं बोला है, क्यों? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड देखेंगे, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये ग्रीन कलर इस रेसेसिव। तो ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव, ये डोमिनेंट है और ये रेसेसिव। यहाँ तक समझ आ गया कैसे ले रहे हैं? आज ना वीडियो ले लेना, बहुत सारे लोगों का नेटवर्क इशू है ना, वीडियो आज मेरे से ना ले लेना, ठीक है, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। चलो ये क्लियर है बेटा? यस सर। यस देखो ध्यान पूरा लगाना, नहीं तो आगे इसके क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। 12th में सबसे जो टफेस्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपका जो 12th है नीट में, अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर नीट में सबसे टफेस्ट क्वेश्चन किस में से आते हैं जिसमें बहुत लॉजिक लगता है, तो पहला मैं बोलूंगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज मेंडलिज्म। सिर्फ मेंडल का जो रहता है इसमें बहुत अनाप शनाप क्वेश्चन आते हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट जरा भी नहीं पता तो आपसे क्वेश्चन बनता भी नहीं, बहुत मुश्किल होता है बनाने में। तो मैं एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करता हूँ, मतलब मैं एकदम जीन, क्रोमोसोम, डीएनए, हाउ जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ, ठीक है, कैसे कोई कैरेक्टर में अपने आप को एक्सप्रेस करता है, पहले ये समझाता हूँ। देन उसके बाद फिर आता है आपका इवोल्यूशन में, थोड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये जो मैं आप लोगों को चीजें समझा रहा हूँ ये इवोल्यूशन में भी काम आता है। ठीक है, तो ये जो दो टॉपिक है इसमें बहुत अनयूजुअल टाइप के क्वेश्चंस फ्रेमिंग होते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। ठीक है, चलो तो अब अपन दो लेंगे बेटा, अब इसका प्योर फॉर्म लेंगे। सबसे पहले तो प्योर फॉर्म लेंगे, है ना, इसका प्योर फॉर्म लेंगे। तो होमोजाइगस कंडीशन लेंगे तो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई को क्रॉस कराएंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई। व्हाट इज दिस कैरेक्टर, व्हाट इज दिस, ठीक है, ये कौन सा कैरेक्टर है, बड़ा अजीब टाइप का इंग्लिश था। हाँ ये क्या है, कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा इसमें, ये किस टाइप का सीड होगा, राउंड ये एंड जो येलो। ये किस टाइप का सीड होगा, राउंड एंड येलो सीड को क्रॉस कराएंगे। ये सीड को क्रॉस नहीं कराएंगे, राउंड एंड येलो वाला जो सीड प्लांट है, ठीक है, राउंड एंड येलो सीड वाला जो प्लांट है उसको किस प्लांट के साथ क्रॉस करवाएंगे, जिसका सीड कैसा है, रिंकल्ड एंड ग्रीन। रिंकल्ड एंड ग्रीन। समझ आया बात, है ना? अब Yes. मैं इसको बार बार ये डिस्कस नहीं करूंगा, राउंड येलो, इसको ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, अब अगर मैं इसका गैमेट बनाऊंगा, है ना, मैं जिससे पूछूंगा, ये बेटा प्योर लाइन है। प्योर लाइन मतलब जो होमोजाइगस कंडीशन होता है ना, वाइल्ड फॉर्म, हाइब्रिड नहीं। प्योर लाइन वैरायटी वो होती है जो हाइब्रिड फॉर्म नहीं होता, जो एकदम इनिशियल फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो चलो बताओ भाई, आयुषी का तो चला गया। हाँ सिमर बताओ बेटा। हाँ सिमर, चलो बताओ कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे बेटा। सिमर सो रहे हो कि हो? यस सर। हाँ हो, जाग रहे हो, बताओ कितने टाइप के गैमेट बनेंगे बेटा, जो दिख रहा है वो बता बेटा, कितने टाइप के गैमेट बनेंगे। हाँ हर कीर्तन, सर 2 टाइप्स है। 2 टाइप। अदिति, सर 4 टाइप्स। 4 टाइप। आयुषी सो रही हो क्या? सर 4। 4। रुचि जाग रही हो? 2 टाइप्स। 2 टाइप। पलक
सर एक टाइप का बनेगा। एक है, देखो ये एकदम अलग आंसर दे रही है। 4 2 1 पे आ गया। 0 भी कोई है क्या क्षितिज? कितने टाइप का बनेगा? सर विवेक? 2। 2। विवेक? सर 16। 16 टाइप का गैमेट बनेगा। मतलब 1 2 4 से सीधा 16। हाँ। खुशी? 32 कि 64? सर 2। 2 टाइप के। हाँ। नीलम? ज्योति? सर 2 टाइप्स। भावना? 2 types. कौन बच रहा है? हाथ उठाओ, किसका नाम नहीं लिया हूं मैं। किससे नहीं पूछा? हाथ उठाओ, कौन आंसर नहीं दिया है बताओ। चलो, एक ही लड़की सही आंसर दी है। एक ही टाइप का इसमें गैमेट बनेगा, ओनली RY। RY। और इसमें स्मॉल RY स्मॉल r स्मॉल y, मतलब सिंगल टाइप ऑफ गैमेट। ठीक है, देखो यही सब चीजें आप लोगों को समझना है बेटा, है ना, क्योंकि अब स्टार्ट हो रहा है बेसिक चीजों को पकड़ के चलने का, है ना। अगर आप बेसिक चीजों को पकड़ के नहीं चलोगे तो आगे यही सारी दिक्कतें आएंगी, है ना। गैमेट्स का फॉर्मेशन, मैंने बोला टाइप नॉट नंबर। नंबर तो मिलियंस में होते हैं मेल गैमेट के, तो क्या हम सबको थोड़ा देखते रहेंगे इतना मिलियन? नहीं नहीं नहीं, आधा मिलियन कम कर दो, नहीं, है ना। तो गैमेट्स के टाइप कितने, कौन से टाइप के बनेंगे, तो आप देखो ना बेटा। अब गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको अगर समझना है तो इसको पहले मैं मिटाऊं। इधर देखो, यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा, पेयर्ड एलील सेपरेट होंगे और पेयर्ड एलील का एक ही जीन किसी एक सेल में जाएगा, पेयर्ड एलील का एक ही जीन किसी दूसरे सेल में जाएगा। तो जब भी क्रोमोसोम्स के पेयर, चाहे 1 हो चाहे 100 हो, 100 अगर है पेयर, इसका मतलब क्या है बेटा? 200 क्रोमोसोम्स है। 100 पेयर्ड है, इसका मतलब 200 क्रोमोसोम। तो जब भी गैमेट बनेगा तो क्या होगा? 200 में से 100 क्रोमोसोम एक सेल में और दूसरा 100 क्रोमोसोम दूसरे सेल में। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझ। अब देखो, इसको मैं हटा दूं, ये समझ आ गया आप लोगों को, है ना। टाइप ऑफ गैमेट, Yes. टाइप ऑफ गैमेट फॉर्मेशन अपन देखेंगे। आप लोगों को समझ आया कि नहीं? है नहीं आया? यस सर, समझ Yes, आ sir. गया। यस सर। यस सर। देखो, मैं एक्चुअल में आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आया, मेरे को मालूम है क्यों नहीं आया, मालूम है समझ। क्योंकि आप लोग सेल डिवीजन जब पढ़ते हो तो वो चीजें ध्यान नहीं रखते हो जब क्रोमोसोम्स का मूवमेंट होता है। तो देखो कैसे होगा, इस कंडीशन को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कैसे, ऐसे कैपिटल R कैपिटल R, ये हो गया। ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा ना, है ना। होमोलोगस क्रोमोसोम। अब यहाँ पर कैपिटल Y और यहाँ पर ये कैपिटल Y, तो क्या ये एक सेल में होंगे? दोनों होंगे ना, एक सेल में होंगे, है ना। अब मान के चलो कि पी प्लांट में 14 क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा। पी प्लांट में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 14 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कितने क्रोमोसोम्स दिखाया है यहाँ पर? 4। 4। 4। तो और कितने होने चाहिए? +10। ठीक है, क्लियर है। तो अब अगर इसका मियोसिस होगा, अब अगर इसका मियोसिस होगा, मैं मियोसिस 1 का ही डिस्कशन करूंगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मियोसिस 2 जो रहता है वो तो माइटोसिस के जैसा होगा, ठीक है। तो मियोसिस 1 के जैसे मैं डिस्कस करूंगा। तो अब क्या होगा बेटा कि क्रोमोसोम, अच्छा मियोसिस या माइटोसिस होगा तो सेल डिवाइड होने से पहले क्रोमोसोम्स कहाँ अरेंज होंगे मेटाफिजिक प्लेट। बेटा? इक्वेटर में, सेल के बीचों बीच में, है ना। ऐसा होगा कि नहीं? यस समझ आ रहा है सर। बात? अब ध्यान से देखते जाना। तो ऐसा क्रोमोसोम्स ऐसे
अरेंज होंगे, सो ऑन। तो ये कितना हुआ बेटा? अब कितने क्रोमोसोम्स और लिखूं मैं यहाँ पर? प्लस कितने और होंगे आगे? 4 3 7, 4 3 7, मतलब 14 क्रोमोसोम्स होते हैं ना बेटा टोटल। तो इधर 7 होंगे, इधर 7 अरेंज होंगे 14 में से। समझ आया? यस सर। सर। अब मैं पूरा का पूरा 7 को नहीं बना सकता यार, बहुत लंबा हो जाएगा, बड़ा सा सेल हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं +4 क्रोमोसोम्स कर दिया हूँ। अब यहाँ पर हमारा काम का जो क्रोमोसोम है, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ठीक, समझ आ रहा है? यस सर। अब यहाँ दूसरा और भी कैरेक्टर के होंगे, हमको कोई लेना देना नहीं। अब क्या होगा यहाँ पर? स्पिंडल फाइबर बनेगा ऐसा, है ना, स्पिंडल फाइबर बनेगा। कहाँ से बनेगा स्पिंडल फाइबर? ये क्या चीज है? गोला, सेंट्रियोल। है बेटा? सेंट्रोमियर। चलो अब देखो यहाँ से क्या होगा बेटा, ये जब सेंट्रोमियर से क्या सेंट्रियोल से क्या होगा, सेंट्रियोल से क्या होगा, स्पिंडल फाइबर निकलेगा और क्रोमोसोम्स को अपने तरफ खींचेगा, तो क्या होगा बेटा? क्या होगा? अब सेल डिवाइड होगा, सेल डिवीजन होगा ना भाई ऐसा। तो एक सेल इधर ऐसा हो जाएगा, एक सेल इधर ऐसा हो जाएगा, है ना। तो सेल डिवाइड होगा तो क्या होगा? देखो +4, और यहां पर भी ऐसे ही होगा, +4 होगा कि नहीं होगा भाई? यस यस सर। सर। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, यहाँ पर भी कैपिटल आर, कैपिटल वाई। समझ आया? मूवमेंट समझ आया कि नहीं? है ना? यस सर। यस सर। ये ऐसा, ऐसा, है ना, ऐसा। तो अब देखो बेटा, ये जो गैमेट बना, ये गैमेट बना, गैमेट के नंबर कितने हो गए कायदे से देखें तो? 2। लेकिन मैं बोलूंगा कि कितने वैरायटी के बने अकॉर्डिंग टू जीन्स, है ना, फैक्टर। अगर जीन या फैक्टर के हिसाब से देखूं तो कितने टाइप के बने। ये कौन सा टाइप का है? कैपिटल आर, कैपिटल वाई। और ये कौन सा टाइप का है? कैपिटल आर, कैपिटल वाई। कैपिटल वाई। तो ये दोनों अलग हैं या एक ही हैं? सर एक ही है। एक ही है। तो कितना टाइप का बना गैमेट? एक ही टाइप का। कौन सा? कैपिटल आर, कैपिटल वाई। तो मैंने इसको यहाँ से लिखा, वैसे यहाँ पर भी होगा। समझ आ रहा है? ये जब आपको मालूम रहेगा ढंग से, इसको जेनेटिक्स के साथ में ऐसा लिंक करना पड़ता है, ऐसा बना के ऐसा। समझ आ रहा है बात? तो इसीलिए ध्यान रखना, ठीक है। मैं आगे और पूछूंगा, इसके बाद और आएगा कुछ चीजें, तब मैं और सेम चीज पूछूंगा, तब आपका आंसर फिर और अलग आएगा, मेरे को मालूम है, ठीक है। वो हमेशा ऐसे ही आता है, हर साल बच्चे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। और नहीं मालूम क्यों बहुत सारे बच्चे लोगों को जिनको मैं नहीं पढ़ाया हूँ, उनको मालूम होता है कि ये ऐसा हो रहा है, बट एक्चुअल नहीं मालूम कि ये एक वैरायटी का गैमेट है। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इवन आप कई लोगों से डिस्कस करना जिनको मतलब अच्छे से ये चीज नहीं समझाया गया है इस तरीके से, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कई लोगों को ये समझ ही नहीं आता है कि ये एक टाइप है, एक वैरायटी ऑफ गैमेट होता है। और क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं तो मैक्सिमम बच्चों का गलती होता ही, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको नंबर ऑफ गैमेट्स एंड टाइप ऑफ गैमेट्स में डिफरेंस नहीं समझ आता, और टाइप कैसे क्रिएट होता है ये उनको कई बार नहीं समझ आता, ठीक है। इसलिए क्वेश्चंस में दिक्कत होती है। चलो अब ये तो बन गया गैमेट, ये क्या बन गया? गैमेट, ठीक है, ये बन गया गैमेट, है ना। तो अब क्या होगा बेटा? आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन क्या होगा? क्या होगा भाई? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा? क्या होगा? जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट में जीनोटाइप किस टाइप का होगा? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये आया, और स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये आ गया। तो अब मुझे बताओ ये क्या हो गया? ये F1 जनरेशन हो गया, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ठीक है। तो ये इसका फिनोटाइप क्या है?
राउंड एंड येलो। राउंड एंड येलो, क्यों? वाई राउंड एंड येलो बेटा? क्योंकि डोमिनेंट जीन Dominant. प्रेजेंट है ना, दोनों डोमिनेंट जीन है ना कैरेक्टर के लिए वहां पर अवेलेबल है, इसीलिए राउंड एंड येलो कलर का सीड एंड शेप हो गया। चलो क्लियर बेटा यहाँ तक? हाँ, यस Yes, सर। sir. अब देखेंगे F1 का। अब क्या करेंगे बेटा हम लोग, अगर हमको ये पता करना है कि ये जो राउंड एंड येलो है ये प्योर है या हाइब्रिड है? हाइब्रिड है। कैसे मालूम चलेगा? क्या करेंगे अब हम लोग इसका सेल्फिंग। सेल्फिंग Selfing. करेंगे। F1 का सेल्फिंग कराएंगे, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक, ये चीज को ध्यान रखना हमेशा आगे भी, ठीक है, हमेशा याद रख। अच्छा एक चीज बताओ कि ये क्या हो रहा है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है कि नहीं? ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम हमेशा गैमेट फॉर्मेशन के समय देखो बेटा अलग हो रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, ठीक है। और फिर गैमेट का जब फ्यूजन होगा तो ये दोनों वापस मिल जाएंगे, वहां पर देखो दोनों वापस मिल जाएंगे, ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है, इसी को बोलते हैं सेग्रीगेशन। मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स या पेयर्ड एलील गैमेट फॉर्मेशन के समय जब अलग होते हैं, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर हो रहा है? चलो अब हम देखेंगे एफ सेल्फिंग देखेंगे, ठीक है, F1 का सेल्फिंग। F1 जनरेशन, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो हम ले लेते हैं कि ये मेल प्लांट का है, ये फीमेल प्लांट है ना। हम दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड की स्टडी कर रहे हैं। तो अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। इसमें टाइप ऑफ गैमेट कितना बनेगा आयुषी? कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? कितने टाइप के गैमेट बन सकते हैं बेटा? अदिति? सर 4 टाइप्स के गैमेट बनेंगे। 4 टाइप के गैमेट बनेंगे या बन सकते हैं? देखो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। आयुषी कितने टाइप के गैमेट बन सकते हैं बेटा? भावना, हरकीर्तन, ज्योति, खुशी, मैसेज करो फटाफट सब लोग अपना अपना आंसर। कितने टाइप के गैमेट्स बन सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ गैमेट फॉर्म बाय दिस कंडीशन, फटाफट मैसेज करो सब लोग। हाँ चलो, हरकीर्तन का आ गया, और बाकी लोग? रुचि, हाँ हाँ, क्षितिज, हाँ, और सो रहे हैं क्या भाई? जागो। पलक, विवेक, हाँ, नीलम, ठीक है, और अदिति, आयुषी, रुचि सो रहे हो क्या? खुशी, ज्योति, सिमर, चलो बताओ, जल्दी बताओ। देखो बेटा गैमेट तो दो बनेगा, लेकिन कितने टाइप के बन सकते हैं? तो 4 टाइप के बन सकते हैं, 4 टाइप्स के, ठीक है, 4 टाइप्स के, 4 टाइप्स के गैमेट बन सकते हैं। प्रोबेबिलिटी यही है, ठीक है। चलो अब ये कैसे होगा, देखो ध्यान से समझना है ना, इसको ध्यान से समझना। ये ऐसा है, क्या क्या बनेगा बेटा? क्या क्या गैमेट बनेगा बताओ, चलो बताओ कोई भी, क्या क्या टाइप के गैमेट बन सकते हैं? जल्दी बताओ।
फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। चलो, तो ये इस टाइप के गैमेट बन सकते हैं। ये कैसे बनते हैं देखना ध्यान से, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। होता क्या है, ये कैपिटल आर, ये ऐसा हुआ, ठीक है, ये कुछ भी कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई, है ना, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब बताओ गैमेट कितने टाइप के बनेंगे इसमें, ये कंडीशन रहा तो कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? ये कौन सा कंडीशन है? ये वाला है बेटा, है कि नहीं, ये बताओ, ये यस सर। है। यस सर। तो ये कंडीशन में कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? सर 2 टाइप दो। के। 2 टाइप के बनेंगे। 4 कैसे हो गया? सर पॉसिबिलिटी 4 की है। कैसे होगा बेटा पॉसिबिलिटी? देखो, अगर ऐसा हुआ तो कितने टाइप के बनेंगे? ये बनेगा 2, ठीक है, ऐसा, ये 2 बन गया, दैट इज ये और ये। तो ये 2 कैसे आएंगे, ध्यान से समझना, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर क्या चेंजेस करूंगा। कोई जरूरी नहीं है कि डोमिनेंट जीन एक साथ एक पोल पे जाए, मेन हमको ये देखना रहता है बस, ये, ठीक है, ये देखना, ये पेयर्ड है बस, है ना, ये पेयर्ड क्रोमोसोम्स। ये रिवर्स भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, स्मॉल आर इधर हो सकता है, कैपिटल आर इधर हो सकता है। अब बताओ, अब यहाँ पर किस टाइप के गैमेट बनेंगे? ऐसा हुआ तो स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर। गलत हो गया क्या? गलत लिख दिया सर आपने वहाँ सेकंड नंबर यहाँ पर, लेफ्ट से सेकंड, कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर लिख दिया आप। यहाँ पर ना, सर सर ऊपर में, ऊपर ऊपर Then यहाँ, बिलो द read 4 types टाइप्स। के नीचे जो लिखा है। अच्छा यहाँ, हाँ सर, वो कैपिटल कैपिटल आर आर स्मॉल स्मॉल वाई वाई होगा। हाँ ये आर लिख दिया ना, स्मॉल वाई होगा, हाँ ठीक है। तो ये कैपिटल आर स्मॉल वाई वाला ये हो गया, और स्मॉल आर कैपिटल वाई वाला ये कंडीशन हो गया। तो समझ आया बेटा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कि भाई क्रोमोसोम कौन सा इसके साथ जा रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा गैमेट बनेगा। अगर कैपिटल आर वाला कैपिटल वाई के साथ चला गया तो ये 2 गैमेट्स बनेंगे, और अगर स्मॉल आर आ गया यहाँ पर तो ये 2 गैमेट्स बनेंगे। तो ऐसे तो चारों में से मतलब 2-2 कुछ भी हो सकते हैं, तो कभी ये होंगे कभी ये होंगे। तो हमको क्या लिखना रहता है गैमेट्स में? मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। समझ आया? ये बुक में जब आप पढ़ोगे तो आपका दिमाग चकराएगा, तो एनसीईआरटी बस रीड कर लेना, बाकी जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये क्या बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, ये इसीलिए 4 होता है। तो ठीक यहाँ पर भी ऐसे ही 4 होगा भाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। अब क्या होगा बेटा, मान के चलो कि ये सारे मेल गैमेट है और मान के चलो ये सारे फीमेल गैमेट्स हैं, ठीक। अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। तो अब कितने टाइप के जाइगोट बनेंगे, कितने नंबर ऑफ जाइगोट्स बन सकते हैं मैक्सिमम फर्टिलाइजेशन के बाद? तो देखो बेटा, इधर देखो, ये जो है, मैं यहाँ पर कैपिटल, ये जो है पहला नंबर का, ठीक है, ये पहला नंबर का जो मेल गैमेट है, इन चारों में से किसी भी फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो सकता है, फर्टिलाइज हो सकता है। यस यस सर। सर। तो जब ये एक इन चारों के साथ कर सकता है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसका इनके साथ जब अपन फर्टिलाइजेशन कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। क्या ये वाला सेकेंड वाला मेल गैमेट इन चारों के साथ फर्टिलाइज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो जब सेकेंड वाला करेगा तो और 4 टाइप के नए पॉसिबिलिटीज बनेंगे। क्या ये तीसरा वाला मेल गैमेट क्या इन चारों में से किसी के साथ फर्टिलाइज कर सकता है? हाँ कर सकता है। तो किसी के साथ, सभी के साथ अगर
करेगा तो कितने टाइप के, 4 टाइप के पॉसिबिलिटीज होंगे फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट के, ठीक है। चौथा वाला अगर करेगा तो 4 के साथ 4 पॉसिबिलिटीज होगा फर्टिलाइजेशन के बाद पर। तो टोटल कितने नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, पॉसिबिलिटीज 16 टाइप्स के, ठीक है। तो आप लोगों का होमवर्क रहेगा, चेकर बोर्ड आप लोग बना के मुझे क्या करेंगे, चेकर बोर्ड कैसे बनाएंगे, इसमें कितने बन रहे हैं 16, तो 16 ब्लॉक्स बनाने, कैसे बनाओगे, 4 लकीर इधर, 4 लकीर इधर, 3 इधर, 3 इधर, ऐसा, ठीक है। तो 4-4 ब्लॉक ऐसा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल 4-4 ब्लॉक्स होगा। कैसे बनाओगे, इधर नीचे मेल रखोगे और इधर राइट साइड, इधर लेफ्ट टू राइट क्या करोगे बेटा, फीमेल गैमेट। तो गैमेट्स कैसे रखोगे, ये सब तो गैमेट है, मेल गैमेट एंड 4 फीमेल गैमेट। तो ऐसा आप लोग लिख के करेंगे, ठीक है। वैसे ऑफलाइन क्लास होता है तो मैं सबका कॉपी देखता हूँ, बट आप लोग करके आएंगे तो ज्यादा अच्छा है, मुझे खुशी होगी बहुत, ठीक है। यस सर। यस सर। तो ऐसा आप लोग चेकर बोर्ड बेटा खुद से बनाना, फिर मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना। आप लोग इतना थोड़ा वर्क करके आइएगा, कैसे करते हैं चेकर खुद से बनाना, जैसे मैं सिखाया हूँ। इसको इधर रखना, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, फिर इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, ऐसे ही करते जाना, सबको रखते जाना, इनको इधर रखते जाना, इसको पूरे में रखना, इसको पूरे में रखना, ऐसा करते करते जो रहता है बेटा 16 टाइप के जीनोटाइप्स बनाना, ठीक है। 16 जीनोटाइप रहेगा और सभी जीनोटाइप का क्या क्या फिनोटाइप होगा वो भी आपको लिखना है, ठीक। चलो तो फिर, है ना, उसको मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।